बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से कविता भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बाजार में आज भी रिकॉर्ड लेवल्स बनने का दिन। नए शिखर पर निफ्टी 21,500 के ऊपर निकला आज और ऊपर टिके रहने में भी कामयाब है। करीब 100 अंक ऊपर है फिलहाल निफ्टी 21,500 के पास। और आज का जो हाई था वो 21,593 का था। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी आज करीब 100 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 47,990 के आसपास बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स में भी करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो काफी अच्छा मोमेंटम है आज बाजार में और सपोर्ट आज आईटी सेक्टर से भी मिल रहा है। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स भी आज के दिन चल रहे हैं। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो ओएनजीसी आज ऊपर है 2% और वो इसलिए भी क्योंकि कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है कच्चे तेल के दाम में, जिसका भी फायदा ओएनजीसी को होता है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिनों से ओएनजीसी भी चल रहा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर है और बाद में नंबर आईटी स्टॉक्स का ही एलटीआई माइंट्री करीब 2% ऊपर है। विप्रो में 2% की तेजी है। हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, बजाज फिंसर्व जैसे स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। एसेंचर के भी नतीजे आए और वहां पर नतीजे से अच्छे थे, जिसके चलते आज हम आईटी स्टॉक्स में भी देख रहे हैं कि एक्शन बना हुआ है। कमजोर साइड पे चुनिंदा फार्मा और बैंकिंग स्टॉक्स आज दबाव में है। एक्सिस बैंक मामूली 0.5% की गिरावट दिखा रहा है। सन फार्मा, ग्रासिम और आईसीआईसीआई बैंक और सिप्ला यहाँ पर 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, अंडरटोन पॉजिटिव है और हर एक गिरने वाले शेयर के सामने हम 3 स्टॉक्स देख रहे हैं जो कि बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट भी पॉजिटिव है और आज के दिन हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से भी काफी अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए अब ऐसे में हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह और केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत, बाजार पर एक बार टेक्निकल राय आपसे लेना चाहेंगे। अब 21,500 के ऊपर भी निकल गया और इस लेवल को आज काफी क्लोजली वॉच किया जा रहा था, लेकिन शुरुआती में बाजार की शुरुआत में ही ये जो लेवल्स हैं वो क्रॉस हो गए। अब नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं और अगर ऐसे में किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो क्या सलाह देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, आभार आपके शो में बुलाने के लिए। अगर आप निफ्टी की बात करें तो नॉर्मली इतने गैप्स होते नहीं है पूजा। मार्केट डायनामिक है, इट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन। नॉर्मली इतने गैप होते नहीं और खुले भी नहीं रहते हैं। तो मुझे एटलीस्ट 6 से 7 गैप दिख रहे हैं लास्ट 1-1.5 महीने की तेजी में। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि फ्रेश तेजी करने की सलाह, आई वुड से करेक्शन का वेट करिए। लेकिन अगर इतना मोमेंटम है और आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो कल का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस मान के पोजीशन ले सकते हैं। वंस अगेन बिना करेक्शन के देखिए, अभी तक कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, ओवरबॉट जरूर है लेकिन कोई लेवल भी नहीं टूटे हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम का जो सीक्वेंस है वो अभी भी चल रहा है, सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चिंता का कारण नहीं है। लेकिन इतना रनअप के बाद आई वुड बी स्लाइटली नो डाउट 21,500 के ऊपर 21,800 और 22,200 और ये एक साथ में आएंगे बोलना बहुत मुश्किल है। अगर ये आते भी हैं तो सस्टेन करने पे भी एक बड़ा सवाल उठेगा। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। टाइम बीइंग निफ्टी से अगर करिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करिए। कल मार्केट बहुत जबरदस्त ओवरहीटेड सिचुएशन में है पूजा। ऑलराइट, चलिए तो ये बाज़ार की चाल पर राय हमारे एक्सपर्ट्स की। लेकिन दर्शकों के सवाल अब लेना शुरू करते हैं। दिल्ली से राजेंद्र साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। नमस्कार राजेंद्र जी, क्या हालचाल आपके? बढ़िया मैडम, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। दिल्ली की ठंड कितनी सुहानी लग रही है? दिल्ली की ठंड तो अच्छी है, बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं है, वैसे बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए, बॉम्बे में भी हवाएं शुरू हो चुकी हैं, सबको सर्दी जुकाम और तबीयत पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। हेल्दी सीजन होता है वैसे तो ये। हाँ चलिए सर, पीने का, कपड़े पहनने का मजा आता है। हाँ वो बात तो सही है। दिल्ली वालों के पास तो अच्छी वार्डरोब भी होती है, विंटर वार्डरोब। खैर मुझे बताइए किस स्टॉक में आपने खरीदारी कर रखी है, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? देखो, एक तो मेरे पास है तिलक नगर इंडस्ट्रीज जी। अभी फोन मत काटना प्लीज। नहीं बिल्कुल, आप बताइए ना। 200 से 275 275 पे आपने खरीदारी कर रखी है, ठीक है साहब। और दूसरा स्टॉक भी है? और भी है जी। दूसरा कौन सा है?
दूसरा है एक वाटर बेस है, 300 शेयर है 150 के हिसाब से, 150, 300 300। वाटर बेस लिमिटेड। ओके और एक ये था मेरे पास न्यूजन टेक्नोलॉजी, ओके, तो शेयर 1450। ठीक। चलिए, सवाल मेरे पास है, आपकी बाइंग लेवल्स भी मेरे पास है। मुझे एक बता दीजिए, आपका नजरिया कितना होगा रुकने का? लंबा रुकेंगे या? नजरिया तो ये जो वाटर बेस है ना जी, पिछले 3 साल से रुका हुआ हूँ। अच्छा, और तिलक एक में बार और न्यूजन में आपका नजरिया क्या है? आपके इस पर अश्वनी कुमार जी आते हैं, डेढ़ दो साल पहले बात हुई थी। अच्छा, उन्होंने कहा था आप होल्ड रखो, आपके रेट आ जाएंगे, लेकिन वो रेट चलिए बताते हैं आपको। तिलक और न्यूजन का मुझे आप टाइम फ्रेम बताएंगे जल्दी से साहब? ये कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। चलिए, मैं हेमेन के पास आऊंगी पहले 2 महीने के व्यू के लिए। हेमेन, सबसे पहले न्यूजन टेक बताइएगा। 1450 इनकी बाइंग प्राइस है। 2 महीने का अगर नजरिया पकड़ के चलूँ तो कितना और कमाई होगी इनकी? अगर न्यूजेन का 2 महीने का व्यू देखेंगे कविता जी, तो एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन ये डेली चार्ट पे है। सेटअप पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी पॉजिटिव है, तो 2 महीने का व्यू पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये 4 हफ्तों से कंसोलिडेशन फेज में है। रेंज है 1480 और 1365। तो 1480 पार करता है ये अपसाइड होगी, तो अगर 1365 के नीचे बंद आता है तो नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर देखा जा सकता है। इंडस्ट्रीज में 275 की इनकी बाइंग प्राइस है हेमेन। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करें। आउटलुक तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफी पॉजिटिव ही है और उनको टाइम का चिंता नहीं है, तो होल्ड करें। ठीक है, तो ये है दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय। लेकिन अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं अगले दर्शक लतीफ। लतीफ जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास 200 शेयर है SBI के। ठीक है, समय दे सकते हैं आप? समय दे सकते हैं, 2-3 साल दे सकते हैं। 2-3 साल दे सकते हैं। SBI वैसे स्टॉक सिलेक्शन आपका मानना पड़ेगा बहुत अच्छा है और अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की। SBI में हम लगातार एक तेजी देख रहे हैं, सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखी और देखिए 657 पर आ चुका है। क्वांटिटी आपने थोड़ी कम ली थी, लेकिन प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। लेकिन बहरहाल अभी भी आपको करीब 90,000 के आसपास का मुनाफा है स्टॉक में, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। SBI गौरांग आप सजेस्ट करिए, 192 पे लिया था, 657 पर आ चुका है ये स्टॉक। 2-3 साल का समय और दे सकते हैं, क्या राय होगी आपकी? धन्यवाद पूजा, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आपको, कविता को, हेमेन को और सभी दर्शकों को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो लतीफ जी को पहले तो अच्छा निवेश अच्छे स्तर पर, संख्या मायने नहीं रखता है, लेकिन नजरिया बहुत मायने रखता है। और जिस प्रकार से जो स्तर पर निवेश किया है वहां पर बहुत ही सुरक्षित है इनका निवेश, पहली बात। दूसरी बात, लगातार प्रयास करने के पश्चात और जो मर्जर हुआ स्टेट बैंक और उनकी सब्सिडरीज का, उनके बाद कुछ समय तक बैलेंस शीट कमजोर थी, लेकिन आज के तारीख में अगर आप देखने जाए तो बहुत मजबूत बैलेंस शीट, और उसी मजबूत बैलेंस शीट के आधार पर पूजा नतीजे बहुत ही शानदार आ रहे हैं। और सरकारी बैंकों की जो कुंडली पलटनी है वो हो चुकी है, और हमारा अनुमान ये कहता है कि जो अंतर था निजी क्षेत्र की बैंक में और सरकारी बैंकों में, अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जल्दबाजी ना करें, समय सीमा इनके पास उचित है, निवेशित रहे। और जो नतीजे अब तक हमने देखे हैं पूजा, उस के आधार पर जो लक्ष्य हमने फिलहाल निर्धारित किया है वो करीबन 720 का है। लेकिन हमारा अनुमान ये भी कहता है कि आने वाले जो नतीजे होंगे वो अब तक के नतीजे हमने देखे हैं उससे बेहतर होंगे, और उसी तर्क के आधार पर ये जो लक्ष्यांक है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। वक्त हो गया है ऑप्शन के चैंपियंस बताने का।
और आज हमारे साथ ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। हाय ध्वनि, गुड मॉर्निंग, वेलकम योर स्टॉक्स में। और ऑप्शन के चैंपियंस में आज आपकी पिक क्या है, हमारे दर्शकों के लिए बताएं। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो आईटी सेक्टर से रहेगा। सीएनएक्स आईटी में अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे काफी एक बुलिश मूव देखने को मिला है, जिसमें 36,000 के ऊपर फर्दर एक रन अप देखने को मिलेगा। तो आईटी पैक से मैंने जो स्टॉक यहाँ पे पिकअप करा है वो है बिरला सॉफ्ट का। बिरला सॉफ्ट का 740 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको लेके चलना है। स्टॉक अपने एक अपवर्ड मोमेंटम को बरकरार रखे हुए है। स्पॉट में यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स का अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन फ्यूचर्स में काफी अच्छा है। तो आप 740 की कॉल ऑप्शन जो है वो 18 रुपए के पास लीजिए। 18 से 18.5 रुपए में इसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका जो है वो 15 रुपए का मेंटेन करना है। टारगेट इसका जो है वो 23 से 25 रुपए तक का यहाँ पे एक्सटेंड होता है। लॉट साइज इसका 1000 का है, तो आपका अधिकतम मुनाफा यहाँ पे सेकेंड टारगेट अचीव होने पे 7,000 तक का होगा। ये तो बिरला सॉफ्ट, और यहाँ पर लक्ष्य लगभग 23 का, स्टॉप लॉस आप 15 बता रही हैं और अधिकतम मुनाफा 7,000 तक का। शुक्रिया ध्वनि, आपने समय निकाला, ऑप्शंस के चैंपियन पर दर्शकों को आज राय दी। और इस बीच मेरे साथ हमारे एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ललित कुमार। ललित जी नमस्कार। चलिए, शायद ये फ़ोन लाइन पर नहीं है, इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल पूछा है। आईटीएफसी फर्स्ट बैंक पर गौरांग आपके पास आऊँगी। ये जो भाव बता रहे हैं इनका 80 भाव है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फ़ोन लाइन पर है नहीं तो मुझे पता नहीं इनका नज़रिया क्या होगा। तो कविता, पहले तो 45-50 के आसपास हमने बुनियादी तर्क के आधार पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर खरीदारी की राय निकाली थी और लक्ष्य के रूप में करीबन 85 और 95 के लक्ष्य थे। 100 के आसपास जा करके ये स्टॉक में हमने गिरावट देखी और उसी 85 और 95 के आसपास हमने हमारी जो खरीदारी की राय थी उसको तब्दील करके मुनाफा वसूली की राय दी थी और 85 का लक्ष्य था। अब इनका निवेश 80 के आसपास है, मौजूदा स्तर करीबन 90 के आसपास। तो जब कभी भी यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे होते हैं तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए और अगर 85 या उसके आसपास या उसके नीचे आता है तो फिर जाकर के थोड़ी समीक्षा करें। लेकिन फिलहाल ऊपरी तरफ के दायरों में मुनाफा वसूली की राय है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। ठीक है, तो यह है सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। अगला सवाल भी हमें व्हाट्सएप के जरिए ही आया है, अहमदाबाद से सुभाष जी का। 2 सवाल हैं इनके। सुबेक्स है इनके पास, 600 शेयर्स 36 रुपए पे लिया है, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी। और अशोक लेलैंड भी है इनके पास, 100 शेयर्स इन्होंने 85 रुपए पर लिया हुआ है। दोनों स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। सुबेक्स पर इमिन आप सलाह दीजिए, हाल फिलहाल की खरीद ही लग रही है, हल्के मुनाफे में है, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? अब पूजा जी, मैं सुबेक्स ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके, गौरांग जी आप सलाह दे पाएंगे सुबेक्स में? पूजा, जब ट्रैक नहीं करते तो बुनियादी तर्क के आधार पर हम भी ट्रैक नहीं करते। लेकिन एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा पूजा इस सुभाष भाई को कि आप अगर इस छोटे या फिर स्मॉल और माइक्रो कंपनीज में निवेश करते हैं तो आपके पास पहले तो समझदारी होनी चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है। दूसरी बात, जोखिम झेलने की क्षमता आपकी बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और हो सके तब तक जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं पूजा, तो मैं हमेशा एक ही राय देता हूं कि आप क्वांटिटी बाय मत कीजिए, क्वालिटी बाय कीजिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह कि इस प्रकार के शेयर में निवेश करने से जोखिम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाकी मैं इनकी सोच समझ और बुद्धिमत्ता पे छोड़ता हूं। दूसरी कंपनी जिस पर इन्होंने प्रश्न पूछा है, अशोक लेलैंड पर, वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है और लक्ष्य के रूप में करीबन 2010 के लक्ष्य 210 के, माफ कीजिएगा पूजा, 210 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो भी नतीजे अब तक देखें उसके आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से किशन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। किशन जी नमस्कार। हेलो जी किशन, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कल्याण ज्वेलर्स में आपने खरीदारी कर रखी है साहब? हाँ, कल्याण ज्वेलर्स में मेरे पास 320-50 में 400 शेयर है। 320 पर ना? हाँ। ओके सर, कितना रुकेंगे आप? सर मैं 2-3 महीना 4 महीना होल्ड कर सकता हूँ। 2-3 महीना, ठीक है। हिमेन?
2-3 महीने का नजरिया कल्याण ज्वेलर्स में 320 की इनकी बाइंग है। होल्ड करिए। 305 का स्टॉप लॉस रखिए कविता। कंसोलिडेशन फेज में है। 6 नहीं, ये 7वां हफ्ता है। लेकिन ये तेजी में कंसोलिडेशन है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए, लेकिन 340 और 360 ये दोनों लेवल ध्यान में। 340 के ऊपर बंदा आता है तो 360 के दरवाजे खुल जाते हैं, और 360 के ऊपर 400 बहुत ही एक फास्ट मूव आ सकता है। तो होल्ड करें, आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये है सलाह कल्याण ज्वेलर्स पर। अगला सवाल आया है फरीदाबाद से सतीश जी का, और इनका सवाल है वोल्टास पर। 100 शेयर्स इन्होंने 1148 पर लिए हुआ है वोल्टास के। हाँ, फिलहाल में ये स्टॉक फोकस में भी था और अच्छी तेजी भी हमने इस स्टॉक में देखी थी, लेकिन इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने वोल्टास में एंट्री ले ली है। गौरांग, आप क्या सजेस्ट करेंगे वोल्टास में? तो बुनियादी तर्क के आधार पर पूजा यहाँ पर खरीदारी की राय है, और खबरों को लेकर के आज जो करीबन 6% के आसपास के ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं, ये कुछ खबर लेकर के ऊपर के तरफ के दायरे हैं। ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस, एयर कंडीशंस बनाती है, विंडो स्प्लिट वगैरह। और भारत में ही नहीं, इस कंपनी का कामकाज खाड़ी देशों में यानी कि मिडिल ईस्ट में भी अच्छा कारोबार है। और जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बड़े और छोटे शहरों में तो इनकी बिक्री निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन जो मांग हम ज्यादातर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो है मध्यम ग्रामीण और ग्रामीण इलाकों से। और हमारा अनुमान ये कहता है कि धीरे धीरे करके ये मांग और भी तीव्र गति से ऊपर जाएगी। मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है, नतीजों को लेकर के भी कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे वोल्टास में। क्या है तो आपको रुकने की ही सलाह दी जा रही है। और इस बीच मेरे साथ अमलेश हैं भुवनेश्वर से, जो सवाल पूछना चाहते हैं। अमलेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम, अमलेश रॉय बोल रहा हूँ भुवनेश्वर उड़ीसा। जी सर। मेरा पास रेलटेल है 3,300 शेयर एट द रेट ऑफ 248। ओके। एंड मेरा पास टाटा पावर है 800 शेयर एट द रेट ऑफ 284। 284 टाटा पावर, ओके ठीक है। तो मुझे बताइए कि दोनों में आपको कितना रुकना होगा? या मेरे को 1 साल से 2 साल तक मेरे को रुकना का मेरे को कोई इशू नहीं है। आई कैन वेट फॉर 1 and 2 years। 1 and 2 years। गौरांग, इतना समय दोनों को ही दिया जा सकता है ना? तो कविता, अमलेश जी ने मेरे ख्याल से दोनों ही जो पसंदगी करी है क्षेत्र के आधार पर, मैं क्षेत्र के ऊपर पहले तो टिप्पणी करता हूं। ये बहुत ही सकारात्मक सा निवेश है, रेलटेल और टाटा पावर। हालांकि रेलटेल पर बुनियादी तर्क के आधार पर कोई कवरेज नहीं, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्षेत्र के ऊपर मैं टिप्पणी करता हूं। रेलवेज, इंडियन रेलवेज, जो भी कंपनियां निजी क्षेत्र की और सरकारी जुड़ी हुई हैं, और हमारा अनुमान यह कहता है कि जो भी नीतियों में बदलाव किया है सरकार ने भारतीय रेल की छवि सुधारने के लिए, फिर वो चाहे नए वैगन्स को जोड़ने की, कोचेस को जोड़ने की बात की हो, या फिर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने की बात हो, या फिर ट्रेनों की गति बढ़ाने की बात की हो, या फिर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन लॉन्च और बुलेट ट्रेन जैसी आने वाले भविष्य में लॉन्चेस जो होंगे, उससे रेलवे क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो मेरे पास जानकारी है कविता, वो ये कहती है कि करीबन 400 वंदे भारत ट्रेन कुल मिलाकर के भारत देश में पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी सरकारी या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी जो सक्षम और मजबूत है, और अगर आपका निवेश है, तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि में बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। अब आते हैं ऊर्जा क्षेत्र पर, यानी कि पावर जनरेशन, और उसके साथ 2 और क्षेत्र कविता जोड़ना चाहूंगा, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, क्योंकि ये तीनों ही एक जोड़े दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए। टाटा पावर पर पहले तो बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है। मैं हाल ही में मैनेजमेंट के इंटरव्यू को सुन रहा था। फॉसिल फ्यूल से दूर हट के, यानी कि कोल बेस्ड जो ऊर्जा उत्पादन, कोयले से जो ऊर्जा उत्पादन होती है वहां से दूर हट के हाइड्रो, सूर्य किरण से उत्पादन होने वाली सोलार एनर्जी, वायु से उत्पादन होने वाली विंड एनर्जी, और आने वाले भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो
अपॉर्चुनिटीज होगी, मौके मिलेंगे, ना तो सिर्फ टाटा पावर को बल्कि आगे बाकी जो अन्य ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और हो सके तो इनको मैं ये राय दूंगा कि 1 या 2 साल से अगर ये और भी सीमा बढ़ाते हैं निवेश की, अगर इनको रुपए की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा पावर और रेल टेल पर भी आपको सलाह दे दी गई है। हरियाणा से राहुल जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, तो दो स्टॉक्स हैं। हेलो, ठीक है, हेलो। जी जी ठीक है, पूछिए। मेरे पास दो स्टॉक्स। राहुल हम सुन पा रहे हैं आपको, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास एक SRF है 2350 रुपीज पे मैम, 200 शेयर है मैम मेरे पास। 2350 रुपए पे SRF है मैम, 200 शेयर। एंड मैम एक लेमन ट्री होटल्स है मैम, 118 रुपए पे मैम मेरे पास 2300 शेयर है मैम। मैं ये दोनों शेयर जनवरी तक होल्ड कर सकता हूँ मैम। लेमन ट्री आपने 18 रुपए पर लिया था? 118 मैम, 118 118 पे लिया था। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 118 पे लिया था लेमन ट्री, और SRF का भी भाव करेक्ट कर लेते हैं। ये इन्होंने 2350 पे लिया था, 2350 से ये भाव करेक्ट कर लेंगे। तो लेकिन दोनों स्टॉक में आपको मुनाफा हो रहा है फिलहाल। राहुल समय कितना दे सकते हैं आप? मैम मैं जनवरी तक होल्ड कर सकता हूँ मैम ये दोनों शेयर्स। ठीक है, हेमंत आप सलाह दीजिए। दोनों स्टॉक में जनवरी मतलब 1-2 महीने शॉर्ट टर्म नजरिया इनका फिलहाल मुनाफे में है ये। अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? SRF पर भी राय दीजिए। और लेमन ट्री फिलहाल 122 पर ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे लेमन ट्री में? अब पूजा पहले SRF की बात कर लेते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी। 2510 का पहला टारगेट रहेगा, और 2510 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2550, तो मिनिमम 2510 का टारगेट पकड़ के चलिए। अगर लेमन ट्री की बात करें तो यहाँ पे अब करंटली 122 का लेवल है, 125 के उसको पार करना जरूरी है, और ये होगा वैसा लग रहा है। तो ये कंडीशनल टारगेट है पूजा। 125 के ऊपर बंद आता है 2 दिन या वीकली चार्ट पे, तो ये आपको 140 का टारगेट आना चाहिए। ये इनके टाइम फ्रेम में बैठ रहा है, लेकिन 125 के ऊपर बंद आना जरूरी है। तो 125 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं लेमन ट्री में, और SRF के में भी आपके लिए राय। एक प्राइमरी मार्केट के एक्शन पर, और आज एक दमदार लिस्टिंग हुई है इंडिया शेल्टर। यहाँ पर भी कंपनी की आज लिस्टिंग हुई है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। 493 इशू प्राइस के मुकाबले 613 पर कंपनी लिस्ट हुई है, और 37 गुना भरा था ये IPO। लिस्टिंग के बाद कंपनी के MD और CFO रुपिंदर सिंह हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। रुपिंदर जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, और काफ़ी दमदार लिस्टिंग आज देखने को मिली, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। अब लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है, मार्केट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। आगे के प्लान्स हम समझना चाहेंगे। अब यहाँ से कंपनी किस तरीके से अपने ग्रोथ प्लान्स बना रही है, कैसे शेप अप होगी, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए हमें। कंपनी को अभी बिजनेस में 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और शुरू से ही स्ट्रेटेजिक थॉट पे कंपनी काफ़ी अग्रसर रहती है, और जो भी हमने प्लान्स अभी भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसकी नींव भी बहुत पहले रखी जा चुकी होती है। और इनफैक्ट अभी हमारा जो प्लान है हर साल 38 से 40 ब्रांचेस ऐड करने का है, जिससे कि जो हमारी करंट मार्केट्स हैं, आज अगर इंडिया शेल्टर के बारे में बात करें, 15 राज्यों में तकरीबन 203 ब्रांचेस हैं जहां पे हमारा ऑपरेशंस है, और हमारा थॉट ये है कि हर साल 38 से 40 ब्रांचेस हम ऐड कर पाएं अगले 2 से 3 साल। इसके अलावा जो हमारी ब्रांचेस हैं जो पिछले 2 साल में खुली हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी की ड्राइव एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके हम आगे का बिजनेस भी उसी तरह से स्केचअप करना चाहेंगे जो पिछले 4-5 साल की जर्नी रही है। जी, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट में आपका दबदबा है, और काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की एक मांग उभरती हुई दिखाई दे रही है हमारे देश में, खासतौर से रुपिंदर जी
जो पैंडेमिक के बाद हमने एक पूरे माहौल में तब्दीली देखी है, अब इस मार्केट को आगे आप कैसे लेकर जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम हाउसिंग ट्रेंड्स की बात करें, पैटर्न्स की बात करें, लोगों की रिक्वायरमेंट्स अब बदलनी शुरू हो गई है। किस हिसाब से आप पैन इंडिया रणनीति बना हैं, या आपको लगता है कि कुछ पॉकेट्स हैं स्पेसिफिक जहां पर मांग थोड़ी अलग है और क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और आपके स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बदौलत जो डिमांड निकल कर आ रही है उसको आप केटर कर पाएंगे, और इसका रेवेन्यू पोटेंशियल आपको कितना दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर आप देखें, हमने अभी तक भी 15 राज्यों में जहां पे मॉर्गेज मार्केट एग्जिस्ट करती है, आज जिन लोकेशंस पे हम हैं वहां पे देश की 90% मॉर्गेज मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बट इसके बावजूद भी अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो काफ़ी कंपनियां जो हैं जो कि कुछ लेवल तक जाके अपनी रीच बना पाती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाती, क्योंकि ये सारा बिजनेस एग्जीक्यूशन का है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हम इन 15 राज्यों में जहां पे 200 के लगभग ब्रांचेज हैं और जहां पे एक्चुअली डिमांड है, एक डेटा के रिपोर्ट के हिसाब से कई करोड़ घरों की रिक्वायरमेंट है जो टिपिकली इसी सेगमेंट को कैटेगरी है, LIG MIG सेक्टर जिसको कहते हैं, जहां पे महीने की जो आय है, इनकम है, वो कोई 25,000 से लेकर 60,000 के लगभग है। इस सेक्टर में हालांकि काफी शॉर्टफॉल रहा अभी, अब एक तरह से डिमांड भी आ रही है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ रही है। ये वो सेक्टर है जहां पे पहले लोग, लार्ज बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस लोन देने के लिए थोड़ा कम इच्छुक थे, बट अब जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड भी आ रही है और जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है इस सेगमेंट में, थैंक्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक स्कोप बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से ना सिर्फ इंडिया शेल्टर पर पूरे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सामने एक हरक्यूलियन टास्क है टू कवर अप, टू मेक श्योर कि हम इसको जल्दी इसको कवर कर सकें। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है मार्केट में और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना जो स्केल है इसको और डीपर लेके जाएं और इन 15 स्टेट्स में जैसा भी ट्रेंड लेके आए हैं इसको मेंटेन कर पाएं। सर, आपके एसेट क्वालिटी को लेकर भी समझना चाहेंगे। हम नंबर्स देख रहे थे, काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं, और उसमें भी आप लोअर एंड मार्केट को टारगेट कर रहे थे, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी आपकी सस्टेनेबल रही है। आने वाले समय में क्या आउटलुक होगा आपका? क्या इन्हीं लेवल्स पर आगे भी स्थिर रहेंगे आपके NPA नंबर्स? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे अंडरराइटिंग मॉडल्स हैं उनको डे इन डे आउट इम्प्रूव करते रहें। जो भी हमारी लर्निंग्स मार्केट में रहती है, एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है। किसी भी ब्रांच में जहां 200 या से अधिक अकाउंट होते हैं तो वहां पे हम इमीडिएटली एक कलेक्शन का रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं और कस्टमर से एंगेज बना के रखते हैं। तो टेक्नोलॉजी का आज की डेट में बहुत उपयोग है जो हो सकता है। तो यूजिंग द डेटा साइंस मैकेनिज्म और साथ में जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उससे कस्टमर से टच बनाना, उसको रेगुलर फॉलोअप करना, ये एक इंपॉर्टेंट पीस का रोल है। साइमल्टेनियसली जब अंडरराइटिंग भी करते हैं, जो कस्टमर जिस तरह का है, क्योंकि हमारे सेगमेंट में ऑलमोस्ट 18-20% कस्टमर ऐसा होता है जो न्यू टू क्रेडिट होता है, बट उसको डे 1 पे अवेयर रहना और एंगेजमेंट रखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा प्रोसेस है जो हमें कहीं ना कहीं मदद करता है कि हमारी एसेट क्वालिटी अच्छे कंट्रोल में रहे। अगर 13 साल की बात करें तो कोविड के 2 साल को छोड़ के बाकी थ्रू आउट 13 ईयर्स हमारी जो एसेट क्वालिटी है वो अच्छी मेंटेन रही है। तो आई थिंक हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको आगे भी इसी तरीके से मेंटेन करके चलें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपनी ग्रोथ की योजनाओं के बारे में भी बात करने के लिए। एक बार फिर से लिस्टिंग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे इस तरह का इंटरेक्शन हम आपसे और भी करेंगे। चलिए, ये थे रुपिंदर सिंह, मैनेजमेंट से हमारी बात चल रही थी इंडिया शेल्टर लिस्टिंग के बाद। स्टॉक इस वक्त देखेंगे तो ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी 17% ऊपर अपने इशू प्राइस पे कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और फिलहाल इस शो को यहीं समेटना होगा। हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। मुझे और कविता को दीजिए इजाजत, लेकिन विश्वमोहन